आज के एमपीपीएससी क्विज सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्रेडिशनल देखेंगे, साथ में जो एमपी से जुड़ी हुई न्यूज़ है वो भी हम कवर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वही आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर, और सही कथन चुनिए। पहला है नेशनल रिसर्च मीट 2026 भोपाल में होगी। ठीक, 2 सफल एडिशन के बाद ये अपने 30 साल में प्रवेश कर रहा है। तो ये बेसिकली होने वाला है, ये नेक्स्ट मंथ होगा, जनवरी में, नेक्स्ट ईयर। तो मैंने इसको अभी से एडवांस में पूछ लिया क्योंकि इसके बारे में जानकारी आना शुरू हो गई है। ठीक, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, भोपाल में होगा, बट ये सेकेंड एडिशन है फर्स्ट एडिशन के बाद। तो जो मैंने यहां पे लिखा 30 साल में एंटर कर रहा है, ये लाइन गलत है। दोनों कथन सही है, ना तो 1 ना 2, तो इसका आंसर हो गया केवल 1। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको शुरुआत में कंफर्ट करने के लिए समझा दिया कि इस तरह से पैटर्न मैंने बनाया है। आगे अगला है कि 25 दिसंबर जो आने वाला है को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट किस शहर में आयोजित होगा। आपको पता है कि 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का भी संबंध क्या है, इस दिन बर्थडे है, जयंती क्या है इस समय, तो देखिएगा, है ना, मैंने हिंट दे दी। तो जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, तो समझ रहे होगा कि अटल जी से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली संबंध इसका होगा ग्वालियर से। ठीक, सरकार बहुत सारे इस दौरान जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो भी अनाउंस करने वाली है, तो देखिए इसको भी। अगला है संगेश्वर घाट के निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 628 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी गई है। यह किस नदी पर स्थित है। ठीक है, मैंने शुरुआत से आपको लगातार कह रहा हूं कि पिछले 2 साल से एमपी के अंदर जो जल से जुड़ी परियोजनाएं हैं, रिवर लिंकिंग की हो गई, वाटर शेयरिंग की हो गई, या वाटर कंजर्वेशन की हो गई, ठीक है, बहुत सारे प्रयास सरकार के चल रहे हैं। इसी में एक और चीज चल रही है कि जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, धरोहर स्थल हैं, उनका रिनोवेशन प्रोग्राम भी साइमल्टेनियस चल रहा है। मैंने समझाया था आपको कि जो वर्तमान एमपी गवर्नमेंट है उसका नारा है विरासत से विकास तक। ठीक है, तो जो भी हमारी विरासत है उनसे साथ विकास को लेकर बढ़ना है। तो संगेश्वर घाट किस नदी पे है, नर्मदा 1, चंबल 2, शिप्रा 3, माही 4। तो आप लोग बताइए इसमें क्या आंसर इसका है, क्या लगता है क्या होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे जो कुंभ के मेले को, सिंहस्थ को जो लोग समझ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ये आपका शिप्रा नदी होगा। ठीक है, बट आप देखिए इसका संबंध है आपका माही नदी से। अब आपको मुझे बताना है कि माही नदी से संबंध तो है, बट ये किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, मंडला में है, ठीक, आपके रीवा में है, कहां पे है, थोड़ा देखिएगा, मैंने तो हिंट दे दी है ना, तो देखिए, तैयार करिए, इंपोर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश स्वयं में देश में प्रथम आया। यदि रिसेंटली सरकार ने अनाउंस किया कि स्वयं प्लेटफॉर्म में नंबर 1 पे आए। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं पोर्टल में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज तो ये है कि स्वयं पोर्टल में जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, समझ गए, स्टूडेंट मतलब शिक्षा, तो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, मेनली आप भी देखेंगे कि 2 तरह से स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। एमपी एकमात्र राज्य है जहां पे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स ज्यादा रजिस्टर्ड हैं कंपैरिजन आपके टेक्निकल, मतलब आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं इस स्वयं पोर्टल बजाय आपके टेक्नोलॉजिकल। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एमपी एकमात्र राज्य है जहां पे इस प्रकार का पैटर्न देखा गया। स्वयं में सबसे रजिस्ट्रेशन एमपी में हो रहे हैं। इट मीन्स जो गवर्नमेंट एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन को लेकर जो इनिशिएटिव ले रही है, उसका आउटकम अब आना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा देखिएगा, आपका स्वयं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक, तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे भी सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। अगला है इंटरनेशनल योग दिवस का उत्सव विश्व पर बनाया जाता है। तो आपको पता है कि मैंने समझाया भी था पहली क्लास के अंदर कि इंटरनेशनल योगा डे ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाया गया था और फिर इसको वर्ल्ड लेवल पर यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। आज पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, योग का प्रचार प्रसार इससे बढ़ा है। ठीक, योग एज ए लाइफ स्टाइल, जीवन शैली की पद्धति के रूप में योग का महत्व बढ़ा है। तो सबसे पहले तो ये कब बनाया जाता है। ठीक, तो आपको पता है कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब पड़ता है, 21 जून। ठीक,
ये मैंने बात इसलिए बोली कि यदि आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा तो तमाम न्यूज़पेपर्स में आज एक फोटो आया है। फोटो यह आया है कि साल का सबसे छोटा दिन कल 21 सितंबर को था और कई लोग इसको देखने गए। छोटा दिन मतलब रात बड़ी दिन छोटे, ठंडों में ऐसा होता है। तो आप देखिएगा आज के भास्कर के लास्ट पेज पे फोटो है, किस देश का है, और उस फोटो में वहां लोग इकट्ठे होके उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सबसे छोटा दिन जो ढल रहा है उसको लेकर। तो याद करिएगा, मैंने हिंट दे दी है, 21 जून सबसे बड़ा दिन विश्व योगा दिवस कब शुरू किया गया? 14 में नई सरकार आई थी। ठीक है, आपको बताना है कि हमको पता है कि 5 साल पर लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो आपको बताना है कौन से नंबर की लोकसभा थी। राज्यसभा में तो हम बोलते नहीं, कोई राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, ठीक है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। बट आपको पता है कि 14 में मोदी जी आए थे, वो कौन से नंबर की लोकसभा थी जिसमें अपन ने इनिशिएटिव लिया? मैं नंबर लिखा हूं यहां पे, ठीक। और वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? 14, 15, 16, 17, ऑप्शन 4 दिए मैंने आपको, ठीक। तो ये हो गया इसका बी, 15 में ये हमने किया था। आपको ये बताना है क्योंकि इस साल का गुजर गया, तो मुझे ये बताना है कि 2025 का वर्ल्ड युवा डे का थीम क्या था। मैं इसको यहां पे एलोबरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बट थीम आपको पता होना चाहिए, थीम से क्वेश्चन बनते हैं। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन चुनें, ठीक। भेरवा कलाकार गौड़ जनजाति की उपजाति से संबंधित है, ठीक है। तो भेरवा जो आर्टिसंस हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो गौड़ जनजाति की उपजाति एक सब कास्ट से संबंधित हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? और दूसरा इससे लिखा है कि भेरवा लोगों की आबादी मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले के कुछ इलाकों में केंद्रित है। तो और तीसरा है कि दोनों कर सकते हैं, चौथा ना एक ना दो। भेरवा आपको तैयार करना चाहिए क्योंकि भेरवा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी परसों 2 दिन पहले राष्ट्रीय आपका जो हस्तकला को लेके सरकार ने अवार्ड दिया है, वो भी आएगा आगे। तो उसमें भेरवा कला मध्य प्रदेश के एक जाने माने लोकप्रिय कलाकार को सम्मान दिया गया, ठीक। तो भेरवा कला क्या होती है, किस इलाके में ये डोमिनेंट है, भेरवा कला का मॉडल गांव कौन सा है जिसको हम बोलते हैं शिल्प गांव, ठीक है, आदि सब जानकारी पहुंची। और भेरवा कला में क्या क्या उनके सब्जेक्ट होते हैं डिजाइन के या उनके जो भी वो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा छिंदवाड़ा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भेरवा जो जाति है उसके लोग या गौड़ जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा डोमिनेंट है, वहीं पे भेरवा उसकी उपजाति है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग है तो पता करिए सेकंड का आंसर क्या होगा, अभी आ जाएगा। श्री बलदेव भागमरे हाल ही में खबरों में थे, वे किस लिए जाने जाते हैं? पारंपरिक भेरवा शिल्पकला महारत, गौड़ पेंटिंग में महारत, पत्थर लकड़ी की नक्काशी महारत और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया आपका पारंपरिक भेरवा शिल्पकला में महारत, आंसर ए, ठीक है। फिर हाल ही में निम्नलिखित किस कारीगर को राष्ट्रीय हस्तशिल्प, ठीक है, पुरस्कार सम्मानित किया गया? कौन करता है, कब करते हैं, और हस्तशिल्प के लिए कोई वीक हमने अनाउंस कर रखा है क्या? दिसंबर के महीने में अवार्ड दिया था, क्या है पूरा समझिए थोड़ा सा, मैंने इस पर क्वेश्चन काफी सारे बनाए हैं। मोहम्मद यूसुफ खत्री, इनको भी मिला है, पता होना चाहिए ये किस कला के महारथी हैं, वो आप तय करिएगा। मैंने सबके नाम दिए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कला से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि एमपीपीएससी ये ना पूछ के इनके बारे में पूछ ले, ठीक है, तो वही पता होना चाहिए। ये ट्राइबल्स में भी आ सकता है, ये आर्ट एंड कल्चर में भी आ सकता है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो प्रदीप झारिया दिवंगत और पवन कुमार झारिया, गिरीश कुमार राजसोनी और बलदेव भागमरे, तो बलदेव भागमरे को दिया गया है। आपको ये बताना है कि इनको जो सम्मान दिया गया, पुरस्कार दिया गया, वो किस ईयर का दिया गया, ईयर कौन सा है, साल कौन सा है, 25 का है, 24 का है, 23 का है, ठीक है। और अवार्ड कैसे दिया था तो देख लीजिएगा, मैंने आपको हिंट दे दी। अगला है तिगरिया गांव किस कला का शिल्प गांव है? मैंने अभी बोला था मॉडल शिल्प विलेज के रूप में डेवलप किया गया है तिगरिया गांव। तो तारापुर हैंड ब्लॉक पेंटिंग कला के लिए, बांस की चटाई के पर्दों पर हैंड ब्लॉक पेंट के लिए, चमड़े की कठपुतलियों के लिए, और लास्ट है डोकरा कला के लिए।
अब थोड़ा हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें बेसिकली जो मेन चीज है वो ये है कि इसको डोगरा कला, जिसको हम बोलते हैं भेरवा कला, उसके लिए इसको दिया गया है ना। चलिए आ गया ये, है ना, डी। आगे है, माना जाता है कि ठाकुर देव एक चमत्कारी घोड़े पर सवार होकर गांव की रक्षा करते हैं और उसे आपदाओं से बचाते हैं। ये मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं? ठीक, ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डीप करके दिया है। इसमें मैंने ठाकुर देव के बारे में पूछा है, ठाकुर देव किस जनजाति में एक देवता माने जाते हैं और किस चीज के देवता हैं? खुशहाली के, समृद्धि के, शिक्षा के, चिकित्सा के, ठीक है, किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो था देखिएगा, तो गोड़, भील, भारिया और आपका बैगा समुदाय। ठीक है, इनके बारे में हमारे यहाँ है, शायद दादा महाराज इनको दादा महाराज जी बोलते हैं, गौड़ समुदाय से हैं। ठीक है, इनकी मूर्ति भैरवा कला में रहती है, जो शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इनका थीम है। ठीक है, आंसर एक हो गया, वेरी गुड, आपको पता था गौड़ समुदाय से हैं। अगला है, भेरवा कला के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भेरवा आर्ट निम्नलिखित कथनों विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन एक, स्थानीय बोली में भेरवा का मतलब होता है भरने वाला। ठीक, और दूसरा, भेरवा धातु शिल्प की परंपरा गौड़ आदि समुदाय की रीति रिवाजों और परंपरा जुड़ी है। तो ऑब्वियसली मैंने समझाया था आपको कि गौड़ जाति के उपजाति में काम करते हैं और इनके मेनली सब्जेक्ट होते हैं वो गौड़ जो समाज है, जो संस्कृति, उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, ना तो एक ना दो, तो इसका आंसर तो समझ में आ गया। भरने वाला इसलिए क्योंकि ये मेटल आर्ट, धातु शिल्प कला से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, भेरवा कला देवताओं की प्रतीकात्मक छवियों को गढ़ते हैं। ठीक, तो सिंबॉलिक जो उनकी इमेज होती है उसको ये लोग गढ़ते हैं। वे गहने बनाते हैं, जैसे अंगूठियां, कटार, जो गौड़ परिवारों में शादी के समय रस्मों के लिए जरूरी है। कुछ गहने विशेष रूप से आध्यात्मिक प्रमुखों या तांत्रिकों को बनाए जाते हैं, जैसे कलाईबंद और बाजूबंद। दूसरा, वे जिन देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं उनमें मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़े हुए शिव और पार्वती की मूर्ति है। और दूसरा है ठाकुर देव। ठीक, तो मैंने पीछे पूछा ठाकुर देव किस तरह के देवता उनके हैं। ठीक है, और गौड़ सिंह का संबंध है, ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर मैंने कर दिया। इससे कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक डोंगला को भारतीय ज्ञान परंपरा, खगोल विज्ञान, गणितीय अनुसंधान के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। डोंगला निम्नलिखित में किस जिले का हिस्सा है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज 22 दिसंबर है और आज हम मनाते हैं राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। श्री रामानुजन के से जुड़ा हुआ दिन है। ठीक, और हाल ही में हमारे सीएम साहब ने यह अनाउंसमेंट किया है कि डोंगला जो प्राचीन काल का स्थल था, इसे वापस से हम विरासत से विकास की थीम के तहत रीडेवलप करेंगे और मैथ्स का एक लर्निंग सेंटर के रूप में लेके आएंगे। तो ये कहाँ है? जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा। तो इसका आंसर है उज्जैन। ठीक है, आंसर देखिए उज्जैन। डोंगला प्राचीन काल से समय गणना, सूर्यगति, पंचांग निर्माण और गणना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से काल गणना, ऋतु परिवर्तन, जो सीजन चेंज होते हैं, खगोलीय घटनाओं का सटीक अध्ययन किया जाता है। तो ये थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, ये उज्जैन में है। ठीक है, और डोंगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। मैंने ये क्वेश्चन आज ही के करंट अफेयर्स से लिंक कर दिया। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं केवल आपसे ये नहीं कि जो पीछे हो चुका वो पूछूं, क्योंकि पेपर आपका अप्रैल में है, तो उनको भी लिंक कर रहा हूं, क्योंकि अब ये सीरीज रेगुलर चलेगी। इस पे 26 मैंने कहा था कि रेगुलर चल रही है, तो हमने जो बिल्कुल करंट के टॉपिक आज के वो जोड़ दिए। जैसे डोंगला जोड़ दिया। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, कब बनाया जाता है? तो अब वो समझ में आ गया आपको, 22 दिसंबर। ठीक, संबंध किससे है? तो आप पढ़िए, भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। ठीक, उस समय
नेशनल गवर्नमेंट एनडीए 2 रूल में थी, रूलिंग में थी, सत्ता में थी, ठीक। बाद में 14 में मोदी जी आ गए। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100th बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर एक कार्यक्रम हुआ कल इंदौर में, नाम है शून्य से शतक। ये बेसिकली हमने जब 12th फेल बुक का प्रोग्राम इंदौर में करवाया था मनोज शर्मा जी का, तो मैंने उस प्रोग्राम नाम दिया था शून्य से शतक। ये बात है 18-19 के आसपास की। तब से शून्य से शतक इतना पॉपुलर हो गया है कि आप जहां देखेंगे लोग शून्य से शतक, शिखर तक, शून्य से शतक तक, इसको नाम है शतक तक क्योंकि 100th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक। उससे पहले आप सर्च करेंगे मिलेगा नहीं, उसके बाद लेकिन बहुत मिलेगा। ये हमने थीम रखी थी उस प्रोग्राम के लिए, आप जाएंगे तो वहां ये मिलेगा आपको यूट्यूब पे, ठीक। तो ये प्रोग्राम इसलिए है कि यदि आज का न्यूज़पेपर यदि आपने देखा होगा 22 दिसंबर का, तो इंदौर में जगह जगह फोटो आए कि कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंदौर आए थे और जगह जगह जाम लगे थे। वो इसी प्रोग्राम में आए थे, ठीक। इस प्रोग्राम में यदि आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो उन्होंने अटल जी के जो इनिशिएटिव थे, जो प्रोग्राम थे, जो उन्होंने शुरू किए, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पोखरण टेस्ट स्ट्रेटजी जो हुआ था पोखरण का, पोखरण 2, वो सबको उन्होंने वहां पे जिक्र किया है। मैंने वहां से कुछ उठाए हैं, उनकी स्पीच से कुछ उठाए हैं, ठीक, क्योंकि स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रोग्राम हुआ था इंदौर में और मैंने समझाया था कि एक प्रोग्राम होगा 25 दिसंबर को ग्वालियर में, ठीक। तो यदि आता है शून्य से शतक कार्यक्रम का संबंध किससे, तो अटल जी के 100th बर्थ एनिवर्सरी। मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन में ही कुछ फैक्ट दे दिए हैं, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, तो उसका आंसर है इंदौर। गॉट इट? बी। अगला है, निम्नलिखित में किस जानी मानी हस्ती को 21 दिसंबर 2025 मतलब आपका कल, जिस समय प्रोग्राम हुआ, जिस समय उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट इंडिया इंदौर आए थे, उस समय अटल अलंकरण पुरस्कार दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटल अलंकरण पुरस्कार आप तैयार कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। दूसरा किनको दिए गए, 1 को दिए गए, 2 को दिए गए, 3 को दिए गए, 4 को दिए गए, ठीक। और ये जो दिए गए, ये पर्सनैलिटीज, ये व्यक्तित्व किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। जय सत्यनारायण सत्तन 1, मैंने पूछा कि इनको दिए गए, इसमें ए बी, ए सी, बी सी, मतलब मैंने इनमें से ऑप्शंस बनाए हैं, ठीक। बट क्योंकि मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, सेशन लंबा जा रहा है, तो आपको बताता हूं कि इन चारों को दिए गए हैं, ठीक। सत्यनारायण सत्तल जो है, इनका संबंध है, ये जाने माने कवि हैं। हाँ, सत्यनारायण जाटिया ये केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। संजय जगदाले, इनका संबंध है बीसीसीआई में जो भारतीय टीम, क्रिकेट टीम का चयनकर्ता के रूप में रहे हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, ठीक। पारंग शुक्ला, ये आप बताइएगा, सब मैं बता दूंगा फिर आप क्या करेंगे, ठीक। हालांकि आगे आपको मिल जाएगा। ये 4 लोगों को दिए गए, इसका आंसर है एच, सभी को दिया गया अवार्ड। अटल अलंकरण कल की डेट का ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो सबके बारे में जानकारी मैंने यहां पे दे दी है। आगे आते हैं, अगला है खेलो एमपी यूथ गेम 2025 मध्य प्रदेश का ओलंपिक। इसका भी अनाउंसमेंट हो गया, ये होगा 2026 में जनवरी में। बट इस बार जो गेम्स हो रहे हैं उसमें नयापन यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का मुख्य जोर ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे प्लेयर्स हैं और ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे आप देखोगे कुछ इलाकों में कुछ विशेष खेलों की सुविधाएं हैं, जैसे शूटिंग के लिए भोपाल में सुविधाएं हैं, मलखंभ के लिए उज्जैन। तो इन्होंने उन ग्रासरूट लेवल पे जो प्लेयर्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, उससे जोड़ के सरकार ने इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मध्य प्रदेश का ओलंपिक कार्यक्रम को लेके आए हैं। होगा ये 2026 में, बट इसके लिए अनाउंसमेंट हो गया कल, तो मैंने इसमें से क्वेश्चन बना दिया। एक, देश में पहली बार ऐसा होगा जिसमें खेल विभाग के साथ सभी रिकॉग्नाइज्ड खेल संघ जो आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैं मिलकर समन्वय रूप से प्रतियोगिता संचालन करेंगे। वेरी गुड, ये सही है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, क्योंकि जब पहले ब्लॉक लेवल पे प्लेयर आएंगे, फिर ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो राज्य स्तर के लिए हमने कुछ स्पेशल प्लेस चुने हैं। वो कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर, नवलपुर में प्रस्तावित है। तीसरा है दोनों कथन सकते हैं, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं।
तो आपका आंसर मैं बता ही देता हूं, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मेरा पर्पस ये था कि इसके माध्यम से खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 आपको तैयार करवाना। ठीक है, आगे हम आते हैं। तो ये सी हो गया इसका। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 मध्य प्रदेश को ओलंपिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहली बार पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया, जो ट्रेडिशनल गेम्स थे जैसे रस्साकसी, ये भी शामिल किया गया है। ठीक, मलखंब वगैरह भी शामिल किया गया, जो भी हमारे ट्रेडिशनल गेम थे वो शामिल किए गए। और दूसरा मैंने दिया कि इस बार महिला और पुरुष क्रिकेट यूथ गेम्स का हिस्सा नहीं होंगे। ये मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ये हैं क्योंकि इनकी पॉपुलर बढ़ रही है, तो सरकार ने कहा कि हम इसको भी शामिल करेंगे। ठीक है, तीसरा दोनों कर सकते हैं, ना तो एक ना दो। तो अभी समझ में आ गया कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। आंसर इसका हो गया ओनली ए। ठीक, क्यों हो गया समझा दिया मैंने आपको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में इनका तो विचार करिए। उज्जैन में फुटबॉल में जुड़ो प्रतियोगिता कराई जाएंगी। रीवा में योगासन, कबड्डी, रस्साकसी करवाई जाएगी। तो ये मैंने उल्टा कर दिया है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ठीक, ये प्रतियोगिताएं जो देख रहे हैं ये सब उज्जैन में कराई जाएंगी। मैंने मलखंब हटा दिया था, और ये जो प्रतियोगिता देखी जा रही है ये करवाएंगे रीवा में। तो इसका आंसर डी, इनमें से कोई भी नहीं। बट मैंने एक्सप्लेनेशन में किस इलाके में कौन से गेम्स होंगे उसकी पूरी लिस्ट दे दी है। भोपाल में कौन कौन से गेम्स होंगे, इंदौर में कौन कौन से गेम्स होंगे, उज्जैन में कौन कौन से होंगे, रीवा में कौन से होंगे, नर्मदापुरम में कौन से होंगे, और सागर में कौन से होंगे। तो एक बात सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। मैंने फिर कहा था शुरुआत में कि जहां पे जिस स्पोर्ट्स फैसिलिटी की सुविधा है वहां वो गेम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 68 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहां हुआ? शूटिंग में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह का बहुत नाम है, एक राजावत जी उनका भी बहुत नाम है। तो देख लीजिए, इंपोर्टेंट है ये। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, शिवपुरी। इसका आंसर है भोपाल, क्योंकि भोपाल में शूटिंग का मैं शुरुआत कहा कि एक काफी अच्छा मेरे ख्याल से नेशनल लेवल का शूटिंग का वहां पे सेंटर है ना, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है। फिर इसी पे मैंने अगला क्वेश्चन आया कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने भाग लिया था किस कैटेगरी में? 50 मीटर राइफल। ठीक, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया वहां पे, और फाइनल में 470.5 अंक उनको मिले, जिससे उनको गोल्ड मेडल मिला। दोनों सही है, ना तो एक ना सही, तो इसमें मैंने दोनों सही दिए हैं। पर्पस केवल यह था कि ये गेम्स में जो रिकॉर्ड बना है वो आपको पता होना चाहिए, और किसने बनाया वो आइडिया आपको होना चाहिए। अगला मैंने पूछा इसमें कुशाग्र सिंह राजावत, ये किस खेल जुड़े हुए हैं? तो ये भी शूटिंग से हैं। इन्होंने भी मेडल जीता, बट डेफ कैटेगरी में, डेफ कैटेगरी। ठीक, बधिर जिसको बोल रहे हैं, सुनने में थोड़ा सा समस्या है। तो ये है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करिए। बता देता हूं, मैंने को पूछा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि इस योजना को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं, इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। कब तक के लिए विस्तार कर रहे हैं वो हम देखेंगे, अवधि क्या है वो हम देखेंगे। पहले हम देख लें स्कीम क्या है। 18 से 35 वर्ष के स्थानीय युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 50,000 से 50 लाख तक का बैंक लोन मिलता है। उद्यम क्रांति नाम ही है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, दूसरा है शासन द्वारा 3% प्रति वर्ष ब्याज ग्रांट और 7 वर्ष तक ऋण गारंटी फीस अनुदान दिया जाता है। दोनों को दे सकते हैं, ना एक ना दो। मेरा पर्पस था कि स्कीम तैयार करना, तो मैंने पूरी स्कीम की दोनों प्रोविजन बिल्कुल करेक्ट डाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं किया। आपको पकड़ना है कि इसमें किस तरह से, और ये एक्सटेंड जो हुआ है वो मैं दिखा देता हूं। एक्सटेंड किया गया है 2030-31 तक के लिए। ठीक, और इसके लिए सरकार ने 905 करोड़ रुपए की राशि का अलॉटमेंट भी कर दिया है। गॉट इट? अब मैंने कुछ परियोजनाएं पूछी इंफ्रास्ट्रक्चर की। बेसिकली इन परियोजनाओं पर पहले रोक लगा दी गई थी, यहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि इससे मतलब काफी बड़े इलाके डूबने वाले थे। बट अब जब से मोहन सरकार आई है, उनका कहना है कि इससे इरिगेशन बढ़ेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन दोनों परियोजनाओं को उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल न्यूज़पेपर चल रहा था। तो मैंने पूछा है कि बसानिया
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस जिले का है, दूसरा राघोपुर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस जिले का है। तो यहां मैंने क्रॉस कर दिया, ये मंडला का है और ये डिंडोरी का है। ठीक, आंसर हो गया डी, दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जो मैंने पीछे पूछा राघोपुर, आपको बताना है कौन सी रिवर पे ये दोनों मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हैं ये प्रपोज्ड हैं, रिवर कौन सी है, ये होमवर्क आपका। मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 से 29-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। वन विज्ञान केंद्र, तो मैंने इसमें पूछा है कि वन विज्ञान केंद्र जो लाए जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों ला रहे हैं। ऑप्शन 1, वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाना। ठीक, दूसरा वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाना। तीसरा, कांस के विदोहन से अतिरिक्त आय के साधन के लिए जागरूकता बढ़ाना। फोर्थ, वृक्ष खेतियों को बढ़ावा देना। फिफ्थ, कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना। फिर नीचे मैंने ए बी सी किया, लेकिन मेरा यहां पर्पस केवल था कि जो सरकार ने प्रस्ताव पास किया है वन विज्ञान केंद्रों का 6, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं ए से लेके ई तक, तैयार कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र मस्वाती ग्रांट प्रस्तावित है, बहुत चर्चा में है। बेसिकली ये इसलिए पर चर्चा में है कि इसको माना जाए कि ये एक सरकार का मास्टर स्टॉक है, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में यह सरकार का एक बहुत ही निर्णायक कदम माना जा रहा है। ठीक, और सागर जिले में, इंदौर जिले में, ग्वालियर जिले में, शिवपुरी में, तो आप समझ ही गए होंगे इसका ये है सागर जिले में। ठीक है, समझ गए। तो ये तैयार कर लीजिएगा, मस्वासी ग्रांट इंपोर्टेंट है। लास्ट, श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पहला चीता आवास का स्थापित किया गया था। देखिए चीते को लेके काफी सारी न्यूज अखबारों में आ रही हैं। ठीक है, पहली बार ट्रांस कंट्री लोकेशन, ट्रांस कॉन्टिनेंटल लोकेशन, मतलब एक महाद्वीप उठा के दूसरे महाद्वीप में इनको लाया गया है ना, शिफ्ट किया गया। तो एक आए थे 2022 में, फिर आया 25 में और अब आएगा 26 में। ठीक, और आपको याद रखना कि पहली बार जब आया था सितंबर के महीने में आया था 2022 में, दूसरी बार जो आया वो अप्रैल के महीने में आया 2025 में, और जो तीसरी बार आया मेरे ख्याल से फरवरी 2026 में आने वाले हैं बोत्सवाना से। तो मैंने इसी तरह से सितंबर अप्रैल की कॉम्बिनेशन बनाई कि यदि आपको मंथ में कंफ्यूजन है और ईयर ठीक पता भी है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। 2022 भी आपको पता है तो मैं 2022 में सितंबर भी दिया, अप्रैल भी दिया। ठीक है, और 2023 ही पता है तो इस सितंबर अप्रैल, तो देख लीजिएगा मैंने पूरा डाल दिया है। सितंबर 2022 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में पहला, अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभियान मंदसौर में दूसरा, और अब जो आएंगे कहा जनवरी 2026 में बोत्सवाना से, ठीक, 8 चीते बनाए जाएंगे। तो ये मैंने पूरा डिटेल आपको कंप्लीट डिस्कशन में दे दिया है ताकि आपका टॉपिक तैयार हो जाए। तो आज के सेशन में मैंने थोड़ा सा चीजों को और इनरिच किया है और इसमें बिल्कुल आज की न्यूज और कल की न्यूज को भी क्लब कर दिया ताकि आप इस डेवलपमेंट को, इन चीजों को आगे फॉलो कर सकें। देखिए ये सेशन जरूर आपको लगा हुआ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, बट आप ये ढंग से देखेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्हीं फैक्ट्स को आप एमपी इकोनॉमी, एमपी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, एमपी ज्योग्राफी, एमपी सोशो इकोनॉमिक कल्चर डेवलपमेंट, उनमें भी इन फैक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये समझदारी, ये होशियारी आपके ऊपर है कि आप इन फैक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए सेशन बहुत है, अगला सेशन हम कल लेके आएंगे। थैंक यू।